अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और जहां पर हमने अपने सफर का आगाज किया था कि हमने क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करना है रेदर देन द क्वांटिटी एजुकेशन। हमने अपना इस सफर का आगाज किया था अपने चैप्टर नंबर 1 के साथ, जिसमें हमने 3 टॉपिक्स कवर किए थे। लेक्चर पे आने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि कैसे हैं आप सब, आपकी जो है चीजें आपकी क्लियर हैं कि नहीं है। लास्ट टॉपिक में जो हमने चीजें 3 कवर की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हमने छोटा सा देखा था। दूसरा, हमने लाइफ को डिस्कस किया था कि कौन से ऐसे 9 कैरेक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पर हम लाइफ को डिस्क्राइब या उसको डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा टॉपिक हमने ये कवर किया था कि बायोलॉजी को किन 3 मेजर डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये 3 टॉपिक्स हमने कवर किए थे। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपने इनको अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया होगा। किसी भी किस्म का आपको, वही अगेन मैं कह रहा हूँ, किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका हो या कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट पे पूछ सकते हैं। आपके लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपको हम आंसर करेंगे। जस्ट आपका इतना काम है सवाल पूछना, उस सवाल चाहे वो सही हो या गलत हो, आपकी इत्तला करना हमारा काम है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आप लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम अरुण सुरेश है और मैं आपका बायोलॉजी का फैसिलिटेटर हूँ या मैं आपका गाइडर हूँ। तो आज जो हमने चीज डिस्कस करनी है वो हमने डिस्कस करना है बायोलॉजी की कुछ मेजर ब्रांचेस। लास्ट लेक्चर में हमने 3 टॉपिक कवर किए थे। आज हम उनसे आगे मूव कर रहे हैं। अगर प्रीवियस लेक्चर से आपसे कोई क्वेश्चन था तो आप यहाँ पर इसके कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे और इंशाल्लाह आपको पूरे हम देंगे एफर्ट के आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। ठीक है, आज हमने जो चीज डिस्कस करनी है वो हमने यही डिस्कस करना है कि व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इनको हम वही उसी 3 तरीकों से अपने लेक्चर को तोड़ेंगे कि क्या जरूरत पेश आई कि बायोलॉजी को ब्रांचेस में हमने तोड़ा, क्यों तोड़ा और इससे हमें फायदा क्या हुआ, और कौन सी ऐसी जो है ब्रांचेस हैं जिसमें बायोलॉजी को हिस्सों में तोड़ा गया है। आज हमने अपने लेक्चर को इन 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम बायोलॉजी का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमने पहले सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि बायोलॉजी को एक ब्रांचेस में तोड़ने की जरूरत क्यों पेश आई, क्या ऐसी चीज थी जिसने साइंटिस्ट को एक मजबूर कर दिया कि बायोलॉजी को हिस्सों में तोड़ा जाए। तो सबसे पहले बगैर इस चीज को पढ़े हुए हम इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोई चीज एक बहुत बड़ी है तो हम उस सारी चीज को फोकस करना मुश्किल होगा, जबकि ये आसान होगा कि हम उस छोटे हिस्सों में तकसीम कर दें और फिर हम उसको पर्टिकुलरली एक डिवाइडेड मैनर में हम उसको स्टडी करें तो हमारे लिए वो आसान होगा। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वो ही हुआ है, बायोलॉजी को हमने छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर दिया है ताकि हम उसे आसानी से और डीपली स्टडी कर सके। अब यहाँ पर देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है कि द वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आर एसेंशियल फॉर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द लाइफ। लाइफ को समझने के लिए बायोलॉजी को ब्रांचेस में तकसीम किया गया है, क्योंकि लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है और इसको समझने के लिए हमने बायोलॉजी को डिवाइड कर दिया है मुख्तलिफ मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ईच ब्रांच फोकसेस ऑन स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, के सारी की सारी जो भी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड या लाइफ के रिलेटेड हर एक पर्टिकुलर हिस्से से रिलेट करती है, जैसे कि उनकी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। अब यहाँ पर एक मॉलिक्यूलर कंपोजिशन को हमने थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है कि मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है क्या। सबसे पहले कि लाइफ जो है वो एग्जिस्ट हुई है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की वजह से। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वैसे तो कई सारे हैं, मगर आप कुछ सुन लें, यहाँ पर एक वाटर है, उसके बाद ग्लूकोज है, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, ये सारे के सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। इनकी कंपोजिशन ये सारी हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जो कि भी एक बायोलॉजी की ब्रांच है। ठीक है, उनका इंटरेक्शन क्या है इकोसिस्टम के साथ। हमने हमारे पास एक बायोलॉजी की ब्रांच है जेनेटिक्स, जिसमें हम पढ़ते हैं हेरिडिटी के बारे में और जीन फंक्शन के बारे में। आगे ये आएगा, हेरिडिटी का एक पूरा टॉपिक है, पूरी ब्रांच है, जिसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि हेरिडिटी है क्या और जेनेटिक्स क्या है। तो फर्दर आप उसको डिस्कस करने से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लें कि जेनेटिक्स एक ऐसा अमल है जिसमें हम पढ़ते हैं कि ट्रांसफरिंग ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स या ट्रांसफरिंग ऑफ ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हम जो अपने पेरेंट्स से जो रिजेम्बलेंस करते हैं, सिमिलर दिखते हैं, सेम नहीं दिखते, हम सिमिलर दिखते हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ इस जेनेटिक्स की वजह से, वो हेरिडिटी की वजह से, वो इन जीन्स की वजह से कि हम अपने वालिदैन की तरह लगते हैं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर दैट इज कॉल्ड जीन। ठीक है, इन सबको हम जीन जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। उसके बाद इकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है, उनका रिलेशन क्या है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, वो सारा हम बायोलॉजी की इस ब्रांच
इकोलॉजी में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस स्पेशलाइजेशन अलाउज साइंटिस्ट टू स्टडी डीपली इनटू पर्टिकुलर एरिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देंगे तो हम उसको डीपली पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो डीपली इनटू पर्टिकुलर एरिया, जैसे हमें जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना होगा तो हमें पूरी की पूरी बायोलॉजी को नहीं पढ़ना होगा, बल्कि उस छोटे से हिस्से को, छोटी सी ब्रांच को हम जेनेटिक्स को उठा के पढ़ेंगे और उसके बारे में हम डीपली स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या फायदा होता है, जो रिजल्ट होता है किसमें, एडवांसमेंट में, मेडिसिन, एग्रीकल्चर और एनवायरमेंटल साइंस। मतलब हम डीपली स्टडी करके इनमें हम जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इनमें हम एडवांसमेंट हासिल कर सकते हैं। ये 3 एस्पेक्ट लिखे हुए हैं कि मेडिसिन में आप तरक्की कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में और एनवायरमेंट को बचाने में हम मदद ले सकते हैं कि इनकी ब्रांचेस जो कि हमने तोड़ दी हैं बायोलॉजी की। अब हमारे पास ये कुछ सामने आपकी स्क्रीन पर ब्रांचेस आ गई हैं, ये कुछ वेरियस ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन द 20th सेंचुरी में जो है बायोलॉजी को ब्रांचेस के अंदर तोड़ा गया। ठीक है, और उस बायोलॉजी जो एक बहुत बड़ी नेचुरल साइंस है उसको हमने छोटी छोटी हिस्सों में, छोटे छोटे ब्रांचेस में हमने उसको डिस्क्राइब कर दिया ताकि उसको हम आसानी से पढ़ सकें, आसानी से उसको स्टडी कर सकें। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस दी गई हैं। ठीक है, फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ डिफाइंड। ठीक है, हम उनको अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि हर ब्रांच का, हर का मतलब क्या है, वो किस लैंग्वेज से निकला है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, हम अपनी पहली ब्रांच शुरू करने जा रहे हैं जो है कि मॉर्फोलॉजी। अब विदाउट गोइंग टू द डेफिनेशन हम पहले इस वर्ड को देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। आप सिर्फ यहाँ तक आए, जो मैंने चीज अंडरलाइन की है, आप पहले इसको समझें कि ये क्या है। अब मॉर्फ आपको जहां कहीं भी दिखे आप उसको समझ लें कि ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, बाज़ाहिर जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ये उस जो है पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है। कि मॉर्फ का मतलब है कि जो हम अपनी आंखों से, जो बाज़ाहिर हम चीज देख सकें विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, विदाउट एनी सर्जरी, तो हम उसको मॉर्फ कहते हैं। और लॉजी का मतलब है स्टडी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। के एक ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसकी एक्सटर्नल फॉर्म कैसी है, वो सबका सब हम डिस्कस करते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर। अब द मॉर्फोलॉजी में क्या आ जाएगा, जैसे एक इंसान की, अगर एक ऑर्गेनिज्म की जो हाइट टॉल है, एक ही शॉर्ट है, तो हम कहेंगे कि एक पर्सन की जो हाइट है, मॉर्फोलॉजी है, वो टॉल है, और दूसरे की जो मॉर्फोलॉजी है वो शॉर्ट है। इसी तरह अगर किसी का वेट ज्यादा है या किसी को जो है बॉडी थिन है और दूसरे की जो है बॉडी फैट है, तो हम कहेंगे कि एक की मॉर्फोलॉजी थिन है, दूसरे की फैट है। इसी तरह अगर हम हेयर कलर की बात करेंगे तो ऐसे बगैर सारे के सारे वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उनको सारे के सारे हम मॉर्फोलॉजी, हम उसकी एक्सटर्नल फॉर्म को हम जब डिस्क्राइब करेंगे तो वो हम मॉर्फोलॉजी की इस ब्रांच में, बायोलॉजी की इस ब्रांच मॉर्फोलॉजी में डिस्कस करेंगे कि वो सारे एक्सटर्नल फीचर जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मॉर्फोलॉजी में आ जाते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। दूसरी ब्रांच है हमारे पास एनाटॉमी। अब यहाँ पर एना का मतलब होता है पार्ट में, ठीक है, हिस्सों में, और टॉमी का मतलब होता है टू कट। तो वर्ड से ही हमें मीनिंग पता चल रही है कि दो हिस्सों में किसी भी चीज को तकसीम कर देना और उसके बारे में स्टडी करना, हम उसको बायोलॉजी की इस ब्रांच एनाटॉमी में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब मॉर्फोलॉजी हमने पढ़ा कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो कि हम नेक्ड आए थे, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, विदाउट एनी कटिंग, अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स की हम एक्सटर्नल फीचर्स देख सकते हैं तो वो मॉर्फोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं। जबकि एनाटॉमी में क्या हम डिस्कस करते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म का इंटरनल पार्ट जो है कैसा है बॉडी का, बाय कटिंग एंड ओपनिंग देम। तो ये यहाँ पर मेन चीज है कि उसको कट कर कर, ये बगैर सर्जरी की तरफ इशारा जा रहा है कि उसको कट करके, उसको देख कर, उसको हम स्टडी करें किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को, वो सारा का सारा हम ह्यूमन एनाटॉमी में डिस्कस कर लेते हैं। तो मॉर्फोलॉजी क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी। एनाटॉमी क्या है कि इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करें, जैसे ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे के सारे जो है हम ह्यूमन एनाटॉमी में डिस्कस करते हैं। थर्ड हमारे पास ब्रांच है सेल बायोलॉजी की, जिसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, सेल के बारे में और सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में। अब सेल के कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जो जिसकी वजह से सेल काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम उसको फंक्शनल यूनिट कहते हैं। अब सेल के ऑर्गेनल्स बहुत सारे हैं, जिसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया,
ऐसे वेसिकल्स, न्यूक्लियस, ऐसे बहुत सारे इसके ऑर्गेनेल्स है जिसका एक पर्टिकुलर काम है। आगे हमारे सिलेबस में चैप्टर है तो हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। सेल बायोलॉजी में हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे कि द स्टडी ऑफ सेल, सेल के बारे में पढ़ना और उसके ऑर्गेनल्स का फंक्शन, उसके ऑर्गेनल्स का ओरिजिन के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो हम सब डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की इस ब्रांच सेल बायोलॉजी के अंदर में। अब सेल क्या है? सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। बॉडी जो बनी हुई है वो सेल्स की वजह से बनी हुई है, और जो बॉडी में सारे के सारे फंक्शन हो रहे हैं वो सारे के सारे जो है इस सेल की वजह से हो रहे हैं। तो सेल को आप जान लें कि इट इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बारे में पढ़ना और उसके ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी करना, वही स्टडी इन द सेल बायोलॉजी व्हिच इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी। ठीक है, फोर्थ ब्रांच हमारे पास है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब हिस्टो का आप समझ लें टिश्यूज की यहाँ पे बात हुई है, और लॉजी को आप वही स्टडी समझने, रीजनिंग समझ रहे, या उसका कह लें कि उसके बारे में स्टडी करने को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। हम हिस्टोलॉजी की यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड टिश्यू। अब यहाँ पर इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते ही इतने छोटे हैं कि उनमें टिश्यू प्रेजेंट होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि इट इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। के टिश्यूज जिस भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे, हम जब उन टिश्यूज के बारे में स्टडी करेंगे तो वो सारे के सारे हम बायोलॉजी की इस ब्रांच हिस्टोलॉजी में डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास ब्रांच है फिजियोलॉजी, जिसके बारे में हम ह्यूमन फंक्शनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन का जो भी फंक्शनिंग हो रही है उसकी बॉडी के अंदर वो किस तरह से हो रही है, तो वो सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी के अंदर, जिसमें हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी मैकेनिज्म हो रहा है, जो भी फंक्शनिंग हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, वो सब का सब हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की इस ब्रांच फिजियोलॉजी में। सिक्स्थ हमारे पास है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन में पहुंचने से पहले टैक्सोनॉमी को हम ऐसे मैं आपको बता दूं कि लफ्ज जो टैक्स है, टैक्सो है, ये निकला हुआ है ग्रीक लैंग्वेज से जिसके मीनिंग है अरेंजमेंट के। तो टैक्सोनॉमी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है रूल्स के साथ, ठीक है, प्रिंसिपल के साथ, और ऐसे जो है रूल्स के साथ जिससे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम दे सके, उनको ग्रुप कर सके, उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बायोलॉजी की ये ब्रांच इस चीज से डील करती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम उनका नाम दे सके, उनको क्लासिफाई कर सके। बायोलॉजी की ये ब्रांच इस तरीके से आती है। जैसे हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, हमें नहीं पता कि वो क्या है, अभी अभी हमने उसको डिस्कवर किया है, तो बायोलॉजी की हम वो ये ब्रांच इस्तेमाल करेंगे, टैक्सोनॉमी को इस्तेमाल करके हम उसका नाम देंगे कि वो किस स्पीशीज से ताल्लुक रखता है, उसका ग्लोब के लेवल के किस हिस्से से ताल्लुक है, उसकी ग्रुपिंग करेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। ये सब बायोलॉजी की इस ब्रांच टैक्सोनॉमी से रिलेटेड होगा कि उसको हम क्लासिफाई करेंगे, उसका नाम देंगे कि वो किस फाइलम, किस किंगडम से बिलोंग करता है। बेसिकली टैक्सोनॉमी का हम इस्तेमाल करते हैं उसकी बायोडेटा निकालने के लिए कि ये आया किस फैमिली से बिलोंग करता है, इसका नाम क्या होना चाहिए, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। बेसिकली टैक्सोनॉमी को हम स्टडी करते हैं क्लासिफाई किसी भी ऑर्गेनिज्म को करने के लिए। सेवन हमारे पास इसकी ब्रांच आ जाएगी जेनेटिक्स, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि द स्टडी ऑफ द हेरिडिटी। मतलब कि हेरिडिटी ऐसा मतलब है कि वो ट्रेड्स, वो कैरेक्टरिस्टिक जो कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब वालिदैन से जो औलाद में जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होते हैं, वो सारे के सारे हम जेनेटिक्स में स्टडी कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हम जो है सिमिलर हैं अपने पेरेंट्स से। हम जो उनकी हमारे जो फेशियल स्ट्रक्चर या दूसरे भी हमारे कई ट्रेट्स अपने पेरेंट्स से रिजेम्बलेंस करते हैं, वो सारे के सारे बायोलॉजी की इस ब्रांच में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ट्रांसफर होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से लेकर ऑफ स्प्रिंग तक। ये सारे के सारे हम बायोलॉजी की इस ब्रांच जेनेटिक्स में डिस्कवर करते हैं। अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी इसकी नेक्स्ट ब्रांच है, जो कि 8 नंबर पे इसकी ब्रांच है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसमें लिखा हुआ है कि द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। अब जब डेवलपमेंट की बात आ ही गई है तो हम इनिशियल स्टेज से देखते हैं, जब भी एक स्पर्म सेल और एक ओवम सेल आपस में फ्यूज होते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब ये अमल होता है तो एक फादर की तरफ से स्पर्म सेल और मदर की तरफ से ओवम सेल आके फर्टिलाइज होते हैं, ये दोनों मिल जाते हैं, ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं, जिसमें फर्दर डेवलपमेंट हो होकर, डिवीजन हो होकर वो बढ़कर एक शक्ल इख्तियार कर लेता है फॉर्म ऑफ सेल्स की, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। और यही एम्ब्रियो फर्दर ग्रो होता है, फर्दर डेवलप होता है, किसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है, एक नए इंडिविजुअल की, एक नए स्पेशी की। तो एक ऑर्गेनिज्म का जो इनिशियल स्टेज है वो हम यही कह सकते हैं कि उसकी जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है वो एम्ब्रियो से ही स्टार्ट हुई है। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम इसी एम्ब्रियो के बारे में पढ़ते हैं
कि वो जायगोट से एम्ब्रियो किस तरीके से बना और उसमें कौन से डेवलपमेंट के फेजेस आए, वो सारे के सारे हमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इसमें हम एनवायरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे कि क्या रिलेशनशिप्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, कि हमारा उन पर क्या असर है, उनके एनवायरमेंट पर क्या असर है और हम पर उनका इफेक्ट क्या हो रहा है। तो बेसिकली ये हम एक रिलेशनशिप देखते हैं लिविंग और नॉन लिविंग चीजों के दरमियान में, कि उनका असर हम पर क्या है और हमारा असर उन पर क्या है। बेसिकली ये हम देखते हैं कि इंटरेक्शंस किस तरीके से हो रही है, कैसे हम अपने एनवायरमेंट से जो है इंटरेक्ट करके हमारा असर क्या उन पर हो रहा है और उन चीजों का हम पर क्या इफेक्ट हो रहा है, इन सब चीजों को हम डिस्कस कर रहे होते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी के साथ में। 10th नंबर पे हमारे पास जो है एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके हम पैलेंटोलॉजी के बारे में, जिसके माना है यहाँ पर अगर हम यहाँ तक देखते हैं तो पैलेंटो के माना ही यही है कि एंशिएंट मतलब कदीम जमाने, यहाँ बहुत सारी चीजें जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस से काफी पहले की चीजें थी, यहाँ हम उसको ये कह सकते हैं कि काफी पुरानी चीजें। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि पैलेंटोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ द रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ है। अब रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ से क्या मुराद है कि बहुत सारी कदीम चीजें जो अब मौजूद नहीं है मगर उनके फॉसिल्स मौजूद है, मतलब उनकी एग्जिस्टेंस का प्रूव है हमारे पास। वो क्या है कि उनके फॉसिल्स मौजूद है। उन फॉसिल्स की वजह से जो हम स्टडी करेंगे किसकी, उनकी जो पास्ट लिविंग लाइफ थी उनको हम डिस्कस करेंगे पैलेंटोलॉजी में। कि अगर हमारे पास आप, हमें तो नहीं पता, हमने डायनासोर वगैरह को देखा नहीं था कि वो आया एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, मगर उनके फॉसिल्स आज हमारे पास प्रेजेंट हैं तो हमें पता चला कि हाँ किसी दौर में किसी टाइम में हमारे पास डायनासोर भी एग्जिस्ट किया करते थे। क्यों? क्योंकि हमें उनके फॉसिल्स मिले, हमने उसको स्टडी किया, हमें फिर जाके पता चला कि हाँ डायनासोर का मैकेनिज्म किस तरह से था, वो किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारा करते थे, वो सारा का सारा हमें पता चला उनके फॉसिल की वजह से। वो सब का सब हमने फाइंड आउट पैलेंटोलॉजी की वजह से किया, जो कि एक बायोलॉजी की ब्रांच है। तो पैलेंटोलॉजी क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म जो कि एंशिएंट टाइम से था उसके फॉसिल्स की वजह से हम उसकी स्टडी करें, उसका हम देखें कि ओरिजिन किस तरह से हुआ, उसका लिविंग प्रोसेस क्या था, वो किस तरह से एनवायरनमेंट से अट्रैक्ट करता था, वो सारी की सारी चीजें हम फॉसिल्स की वजह से स्टडी करेंगे तो वो सारा बायोलॉजी की ब्रांच पैलेंटोलॉजी में आ जाएगा। 11वें नंबर पर इसकी ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, स्टडी अबाउट द टेक्निक फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ जीन। अब मैनिपुलेशन ऑफ जीन, बायोटेक्नोलॉजी का बेसिकली मकसद ही यही है कि इंसान जात को फायदा पहुंचाया जाए विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, या कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, हम उसके जीन्स को मैनिपुलेट करके हम किसी ऐसे स्ट्रक्चर में चेंज ले आए या हम उसकी जो लोकेशन है जीन्स के हम उनको चेंज करवा के किसी ह्यूमन वेलफेयर के लिए, किसी इंसान की जो है फायदेमंद चीजें बनाए, हम उनको बायोटेक्नोलॉजी से रिलेट करते हैं। कि लिखा हुआ है टू ब्रिंग द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर में चेंज ले आए। किसकी? ये डीएनए की बात हो रही है कि डीएनए के स्ट्रक्चर में हम चेंज ले आए, यहाँ पर जो लोकेशन है जीन्स की हम उसमें चेंज ले आए। किसके लिए? टू अचीव डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका बायोटेक्नोलॉजी। अब मैंने इंसान की बात नहीं की, मैंने यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की। आप बेसिक हमारा कॉमन एग्जांपल ले ले कि एक हमारे पास बफेलो की एक जो है ब्रीड है जिसके पास जो है जो हमें मीट ज्यादा देती है, और दूसरी हमारे पास है जो कि मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा देती है। तो जो मीट ज्यादा दे रही है उसकी वो जीन एक्टिव है तो जो उसकी जो है मसल प्रोडक्शन को बढ़ा रही है, और दूसरी के पास जो जीन है वो है कि ये मिल्क प्रोडक्शन को एनहांस करे। तो हम क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर या तो हम उसकी जीन्स को रिप्लेस कर देंगे या हम एक इंटरब्रीड करवा के उनका क्रॉस करवा के हम ऐसा डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ले लेंगे जिसकी वजह से हमें ये दोनों ट्रेट आगे जाकर एक ही ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, जिसका मसल भी ज्यादा होगा, जिसमें मिल्क प्रोडक्शन की ज्यादा होगी। तो ये बेसिकली इंसान जात को फायदा पहुंचाएगा। यहाँ पर हम बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स। उसकी जीन्स को हम चेंज कर उनके रिप्लेसमेंट करके हम अपनी डिजायरेबल कैरेक्टर, हम चाहते थे कि मीट भी ज्यादा हो मिल्क भी ज्यादा हो, तो हमने अपना वो डिजायरेबल ट्रेट, हमने वो डिजायरेबल कैरेक्टर अचीव कर दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सोशोबायोलॉजी, जिसमें हम क्या करते हैं कि स्टडी ऑफ द सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्फ के। अब लिविंग बींग्स का एक दूसरे के मुताबिक, हमने एनवायरमेंटल बायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ा था? जी, आपने सही कहा, हमने एनवायरमेंटल बायोलॉजी में यही पढ़ा था कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग चीजों के साथ क्या रिलेशन है, वो सब हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। जबकि सोशल बायोलॉजी में हम यही पढ़ेंगे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशन है, उनके बीच में आपस में जो इंटरेक्शन है वो किस तरीके से हो रहा है, वो सारा का सारा हम डिस्कस करते हैं
बायोलॉजी की इस ब्रांच सोशल बायोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी। अब इसमें पैरासाइट का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, पैरासाइटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं पैरासाइट के बारे में। अब यहाँ पर पैरासाइट वर्ड को हम जान लेते हैं। पैरासाइट क्या है? पैरासाइट ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि स्लोली स्लोली इवेंचुअली किल करे किसी भी ऑर्गेनिज्म को। अब ये एक होस्ट पर, ये समझ ले एक तरह का होस्ट होता है जो अपने शिकार को ढूंढकर जो है उसको स्लोली स्लोली मारता है बाय सकिंग इट्स ब्लड। उसके न्यूट्रिशन वगैरह को लेकर इतना उस पर फीड करने लगता है कि एक पॉइंट आता है कि वो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल ही वीक हो जाता है और इवेंचुअली उसकी डेथ हो जाती है। तो पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि इवेंचुअली मारते हैं, अचानक से नहीं मारते बल्कि स्लोली स्लोली उसको खत्म कर देते जाते हैं बाय फीडिंग इट्स ब्लड, बाय सकिंग इट्स ब्लड, बाय फीडिंग इट्स न्यूट्रिशन। उसको स्लोली स्लोली उसका सारा वो जो है न्यूट्रिशन लेकर ब्लड सक करके उसको मार देते हैं। पैरासाइट की मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास ये जो लाइस है, जिसको हम जो है कॉमन लैंग्वेज में जूम कहते हैं या कोई ऐसे वर्ड मुझे पता नहीं, पर हम ये कॉमन एग्जांपल इसकी है। ये जो टिक्स है, जो माइट्स हैं, वो सारे के सारे पैरासाइट में आ जाते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास इसकी सेकंड लास्ट ब्रांच है वो हमारे पास है फार्मेकोलॉजी। ठीक है, जिसमें फार्माइकॉन का मतलब ड्रग्स है। अब इसमें ड्रग्स ये वो वाली ड्रग्स नहीं है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेडिसिन के बारे में, स्टडी अबाउट द एक्शन ऑफ ड्रग्स के हम जिस तरह से हम मेडिसिन को यूज कर रहे हैं। हमें पता है कि हमें अगर सर में दर्द है तो हमने कोई पेन किलर टेबलेट लेनी है, या हमने अगर डाइजेशन का हमें कोई मसला है तो हमने डाइजेशन की हमने मेडिसिन लेनी है। अब यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे इस ब्रांच में, वो हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो ड्रग का एक्शन हो रहा है, किस तरीके से उसका जो मैकेनिज्म वर्क कर रहा है, ये सब का सब हम बायोलॉजी की इस ब्रांच फार्माकोलॉजी में करेंगे। कि हमने पैराडोल या पैरासीटामोल तो हमने इंटेक कर ली, अब उसका बॉडी के अंदर एक्शन किस तरीके से हो रहा है, किस तरह से वो जो पेन रिसेप्टर को रिलीज कर रही है, किस तरह से वो एंजाइम प्रोडक्शन बढ़ा के डाइजेशन करा रही है, ये सब का सब हम बायोलॉजी की इस ब्रांच फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। कि एक मेडिसिन जो हम इंटेक कर रहे हैं वो इंटरनली अपना फंक्शन कैसे कर रही है, अपना मैकेनिज्म कैसे कर रही है, वो सारा का सारा हम फार्माकोलॉजी में डिस्कस करते हैं। लास्ट हमारे पास इसकी ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं जो कि सेल को बनाते हैं और इसके ऑर्गेनल्स के बारे में। बेसिकली यहाँ पर उसी की बात हो रही है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और जो है वाटर वगैरह की बात हो रही है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वो ही है जिसमें हम मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करें जो कि एक सेल को बनाए, एक ऑर्गेनल्स को बनाए, जिसकी वजह से फिर सेल फंक्शनिंग करने लगता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर बनते हैं और फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म में आता है। तो बेसिकली देखा जाए तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस की वजह से दो ब्रांचेस जो है मोस्टली जो है रिस्पॉन्सिबल है। नंबर वन इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी के एम्ब्रियो से कैसे एक स्पीशीज, कैसे एक इंडिविजुअल ग्रो हो रहा है, कैसे उसमें ग्रोथ हो रही है, कैसे उसमें डेवलपमेंट हो रही है। एंड द सेकंड वन इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सेल किस तरीके से बन रहा है, उसके ऑर्गेनल कैसे बन रहे हैं। तो ये सारे के सारे हम बायोलॉजी की इस ब्रांच मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। हमने आज अपनी बायोलॉजी की सारी ये जो भी 15 ब्रांचेस हैं हमने इसको कवर अप किया, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि ब्रांचेस कैसे हैं, किस तरह से इनकी वर्किंग आउट होती है, इनका मतलब क्या है, ये किस किस हिस्से से रिलेट करती है। आई होप सो आप सबको एक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। इफ एनी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट इस ब्रांचेस के मुताबिक आप यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको आंसर दूंगा और आई विल गिव माय 100% के आपके जो भी क्वेरीज हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, आपकी जो भी कॉन्सेप्ट है, उनको क्लियर किया जाए ताकि आपका बेस स्ट्रांग बनाया जाए और आपको आगे जाकर इन चीजों में मुश्किलात ना हो। और आगे जब आप इनकी फंक्शनल बायोलॉजी की तरफ आए तो आपको पता चल सके कि ये हिस्सा बायोलॉजी की किस ब्रांच से रिलेट करता है। ठीक है, लास्ट में हम अपना वही जो है हम अपना मोटिव आपको बताएंगे कि अवर मोटिव इज टू प्रमोट क्वालिटी एजुकेशन रेदर देन क्वांटिटी एजुकेशन। हमें बल्क एजुकेशन नहीं चाहिए, हमें चंद बच्चे वो ही चाहिए जो कि अपने कॉन्सेप्ट, अपने डाउट्स, अपने जो क्वेरीज हैं उनको क्लियर करके कुछ अचीव कर पाए। हमारा मेन मोटिव यही है, हमें नहीं चाहिए बल्क एजुकेशन, हमें प्रमोट कर रही है क्वांटिटी एजुकेशन। आई होप सो आप सब लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी किस्म का कॉन्सेप्ट है आप हमसे नीचे पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको आंसर करेगी। अब मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी का रिलेशनशिप क्या है दूसरी साइंसेस के साथ, और हम ये कुछ करियर्स को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम जो है बायोलॉजी में दूसरे करियर्स या दूसरी साइंसेस को रिलेट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमको याद करिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करें ताकि इस मोटिव की जो हमने स्टार्ट ली है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके और हम क्वालिटी एजुकेशन
हर उस बच्चे तक पहुंचा सके जो पढ़ सकता है, जो पढ़ना चाहता है, जो अपने डाउट क्लियर करना चाहता है, जो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता है। हमारा ये मेन मोटिव उन्हीं बच्चों के लिए है। तो होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अब मुझे दें इजाजत, हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे। खुदा हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।